फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC2 जो कि हमारा तीसरा पेपर है, इससे एक विषय मध्यकालीन यूरोप में साहित्य एवं दर्शन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन यूरोपीय संस्कृति का मूलाधार ईसाई धर्म ही था। उस युग के लोग अत्यधिक धर्म प्राण के साथ साथ पूर्ण रूपेण व्यावहारिक भी थे। धर्म में उनकी पूर्ण आस्था का कारण मुक्ति की इच्छा ही थी। यद्यपि उनमें ज्ञान की सहज पिपासा थी, उस युग के विद्वान ज्ञान को मुक्ति का साधन मानकर ही चलते थे। अतः तर्क पर आधारित उनकी दार्शनिकता उन्हीं विषयों में अधिक रुचि लेती थी जो उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक जान पड़ते थे। प्रांजल भाषा एवं साहित्य का अध्ययन भी कोई विद्वान इसी विचार से अभिप्रेरित होकर करता था कि इससे स्वयं उसे अपनी धार्मिक विचारों को सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करने की सुविधा होगी। शिल्पी जो गिरजाघर में सुंदर नक्काशी करता था, अपनी कला को ईश्वर को प्रसन्न करने का माध्यम ही समझता था। इस तरह किसी भी प्रकार की कला को धार्मिक जामा पहना दिया जाता था, भले ही उसका धर्म से दूरस्थ संबंध भी ना रहा हो। इतिहासकार प्रायः मध्यकालीन संस्कृति की विभिन्न विधाओं के संश्लेषण की बात करते हैं। यद्यपि पूर्ण संश्लेषण असंभव है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि उस युग के अनेक मानवीय कार्यकलापों का ईसाई धर्म से कोई न कोई संबंध अवश्य था। टॉमस एक्वानस और दाते ने इस प्रकार के संश्लेषण का दर्शन होता है। कुछ उत्साही लेखकों ने गौथिक गिरजाघर में मध्ययुगीन संस्कृति का संश्लेषण देखा है, किंतु यह मानना पड़ेगा कि मध्यकालीन संस्कृति की सभी विधाओं को गिरजाघरों की कला में अभिव्यक्ति नहीं हो पाई है। मध्यकालीन सिद्धांत के अनुसार दर्शन शास्त्र उन सभी ज्ञानों का सम्मिलित रूप था जिनका मुक्ति प्राप्ति से कोई संबंध नहीं था। ईश्वर तथा उससे संबद्ध सभी बातों का अध्ययन धर्मशास्त्र के अंतर्गत आता था। धर्मशास्त्र के क्षेत्र में तर्क के लिए विशेष गुंजाइश नहीं थी, जबकि दर्शन शास्त्र में तर्क का किसी भी हद तक सहारा लिया जा सकता था। व्यवहारिक रूप में दोनों विषयों का पूर्ण पृथ्वीकरण संभव न था, क्योंकि अनेक दार्शनिक विचारों का धर्मशास्त्री प्रश्नों से कुछ न कुछ संबंध रहता ही था। जिन दार्शनिक विचारों का धर्मशास्त्रों से कोई मतलब नहीं था, उनमें लोग विशेष रुचि भी नहीं लेते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में ज्ञान का सर्वोच्च उद्देश्य था मुक्ति प्राप्ति में सहायता करना। अतः संपूर्ण मध्य युग में दर्शन एवं धर्मशास्त्र का अभिन्न संबंध रहा। मध्यकालीन दार्शनिकों के लिए सर्वाधिक रुचि का विषय था यथार्थवाद एवं सामान्य सत्तावाद के बीच का विवाद। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ तक संत ऑगस्टाइन के अति यथार्थवादी विचारों को सामान्यता माना जाता रहा। उसके बाद रोसलिन की अतिवादी सत्तावादी विचारधारा की ओर लोग आकृष्ट हुए। उसके विचारों को धर्म विरोधी करार दिया गया और उसे अपने ही सिद्धांतों को अस्वीकार करने के लिए बाध्य किया। रोसलिन के शिष्य पीटर अबलार्ड ने यथार्थवाद तथा सामान्य सत्तावाद के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। संत टॉमस एक्वानस ने भी कुछ ऐसा ही प्रयास किया। उत्तर मध्यकाल में दार्शनिक चिंतन धारा पर संत टॉमस एक्वानस का गहरा प्रभाव था, किंतु सभी विद्वान उसके विचारों से सहमत नहीं थे। आकहम का विलियम 14वीं शताब्दी में अति सत्तावाद के प्रबल समर्थक के रूप में सामने आए। उस युग की विधर्मिता पर उसके विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। अब साहित्य देखें तो मध्य युग में धर्मगुरुओं और विद्वानों की भाषा लैटिन थी। धर्मशास्त्र तथा दर्शन जैसे
गंभीर विषय केवल लैटिन में ही लिखे जाते थे। बहुत दिनों तक केवल पादरी ही शिक्षित वर्ग के लोग थे, अतः राजाओं और सामंतों के यहाँ की दफ्तरी भाषा भी लैटिन ही रही। अधिकांश कविताएं लैटिन भाषा में ही लिखी गई। हिल्डेबर्ट जैसे लोग कभी कभी लैटिन कविताएं लिख देते थे, किंतु उनकी कविताएं सामान्य प्रकार की होती थी। गोलियाडिंग कविता ही केवल उस युग में अत्यंत लोकप्रिय हुई। सुरा और सुंदरी की ही इसका मुख्य विषय थी। 12वीं शताब्दी से प्राचीन लैटिन एवं यूनानी साहित्य में लोगों की अभिरुचि बढ़ने लगी। मध्य युग का अधिकांश साहित्य जड़ भाषाओं में लिखा गया। इस प्रकार के सर्वप्रथम ग्रंथ जर्मन भाषा में लिखे गए। शार्लमा ने जर्मन लोकगीतों का एक संग्रह तैयार कराया था, जो अब उपलब्ध नहीं है। लोक भाषा में लिखित एक महत्वपूर्ण महाकाव्य आंग्ल सैक्सोनों का बेवल्फ था। इसमें बेवल्फ के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है। इस महाकाव्य में प्रारंभिक जर्मन संस्कृति की झांकी देखने को मिलती है। हुणों और नॉर्वेजियनों से संबद्ध कुछ साहित्य भी उपलब्ध है। इनकी सामग्री प्राचीन है, किंतु इसे लिखित रूप 12वीं-13वीं शताब्दी में ही दिया गया था। बेवल्फ अंग्रेज सेक्शन साहित्य का प्रारंभिक रूप था। बाद में सिडमान तथा सिनेवल्फ दो महान संत कवि हुए। अल्फ्रेड महान ने अनेक प्राचीन ग्रंथों का आंग्ल सेक्शन भाषा में अनुवाद किया। आंग्ल सेक्शन इंग्लैंड में लैटिन भाषा में केवल धर्मग्रंथ ही लिखे जाते थे। इतिहास, सरकारी कागजात, राजआज्ञा और लोकप्रिय धार्मिक विषयों की भाषा जनभाषा ही थी। इस तरह उस समय भी जब यूरोप के शेष भागों में लैटिन की ही प्रधानता थी, इंग्लैंड में लोक भाषा में समृद्ध साहित्य का सृजन हो रहा था। नॉर्मन विजय के बाद आंग्ल सैक्सन भाषा की अवनति हुई, किंतु 14वीं शताब्दी में मध्यकालीन अंग्रेजी के रूप में इसका पुनर्जन्म हुआ। 11वीं शताब्दी के अंतिम चरण में फ्रांस में लोक साहित्य का प्रारंभ हुआ। इस साहित्य की प्रारंभिक रूप गीति काव्य था, जिसका प्रमुख विषय प्रेम था। ऑक्टिवेन का ड्यूक विलियम नवा स्वयं एक अच्छा कवि था और इसने अनेक कवि प्रभावित हुए। ट्राउबेडार्स जैसे लोक गायकों पर भी उसका प्रभाव पड़ा। प्रारंभिक ट्राउबेडार्स की कल्पना उच्च कोटि की थी, परंतु शीघ्र ही इसका स्वरूप पूर्ण रूपेण परंपरावादी हो गया। कल्पना, ताजगी एवं सजीवता की दृष्टि से 12वीं शताब्दी की ट्राउबेडार कविता सर्वश्रेष्ठ थी। अल्बिजेनासियस धर्मयुद्ध के कारण ट्राउबेडार कवियों को बहुत क्षति पहुंचाई और 14वीं शताब्दी तक उनका प्राय अंत ही हो गया। इसी प्रकार इंग्लैंड, फ्रांस एवं जर्मनी में भी अनेक काव्य लेखों की रचना हुई। मध्ययुगीन कविता की एक अन्य विधा थी गाथा काव्य। युद्ध और सामंती राजनीति पर आधारित गाथा काव्य का स्वरूप प्रेम पर आधारित गीति काव्य से भिन्न था। गाथा काव्य का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण चैंसन डी रोला है। गाथा काव्य में महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं था, यद्यपि यदाकदा किसी सुंदरी राजकुमारी का उल्लेख हो जाता है। गीति काव्य की रचना सुंदरियों को खुश करने के लिए होती थी, किंतु गाथा काव्य पुरुषों की प्रशंसा में लिखा जाता था। 12वीं शताब्दी के मध्य तक कथा साहित्य की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। सामंत तथा दरबारी कथा कहानी सुनने में रुचि रखते थे और कहानी सुनाने वालों को इनाम भी देते थे। रोमन साहित्य से ली गई कहानियां लोकप्रिय थी। वेल्स का किस्सा कहानियों पर आधारित अनेक कहानियां 12वीं शताब्दी में फ्रांस में लिखी गई। 12वीं शताब्दी के मध्य में जराफे नामक अंग्रेज पादरी ने हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक या तो जराफ की कल्पना पर आधारित थी अथवा वेल्स के किसी कथा पर।
जो भी हो, यह पुस्तक अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुई। इससे प्रेरणा ग्रहण कर फ्रांस में भी इसी तरह की कई कहानियां लिखी गई। लंबी कहानियों के अलावे छोटी कहानियां भी लिखी जाती रही, किंतु सामंतों के बीच अधिक लोकप्रिय नहीं थी। कुछ लोगों ने व्यंग्य साहित्य का भी सृजन किया। 13वीं तथा 14वीं शताब्दी में इटली में कई महान साहित्यकारों का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें सर्वाधिक विख्यात दाते, पेत्रांक तथा बोकासियो हुए। दाते की डिवाइन कॉमेडी काफी प्रसिद्ध है। पेत्रांक को प्रथम मानवतावादी की संज्ञा दी गई है। बोकासियो की प्रसिद्धि डेकामेरन के कारण है। यह ग्रंथ लघु कथा ग्रंथ है। बोकासियो अति कुशल कहानी लेखक था और उसे आधुनिक लघु कथा का जन्मदाता कहा गया है। नॉर्मन आक्रमणों के कारण प्रायः 2 शताब्दियों तक अंग्रेजी साहित्य का विकास रुका रहा, किंतु कुछ समय बाद अंग्रेजी में भी प्रचुर लोकप्रिय साहित्य की रचना हुई। चौसर तथा जॉन गोवर मध्यकालीन अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ लेखक थे। गोवर की प्रसिद्धि कन्फ्यूशियो अमेटिस के कारण है। चौसर की परिगणना तो विश्व के महानतम कवियों में की जाती है। उसकी प्रसिद्धि रचना कंटरबरी टेल्स है। इससे उस युग की दुर्बलताओं, अवगुणों और चरित्रहीनता का दर्शन होता है। अभिव्यक्ति, लाघव तथा स्पष्टता की दृष्टि से भी यह ग्रंथ सराहनीय है। वस्तुतः मध्य युग को समझने के लिए चौसर लिखित साहित्य का अध्ययन आवश्यक जान पड़ता है। साहित्य के क्षेत्र में इतिहास लेखक का विशेष महत्व है। कई मठ महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्ष क्रमानुसार विवरण रखते थे। इन विवरणों का ऐतिहासिक महत्व तो है, किंतु इन्हें विशुद्ध इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। फिर भी कई भिक्षुओं ने ऐसे ग्रंथ भी अवश्य लिखे जिन्हें इतिहास कहा जा सकता है। 12वीं शताब्दी के आरंभ में नॉर्मन भिक्षु आर डेरिक ने हिस्टोरिया एक्लेसिएस्टिका नामक पुस्तक लिखी। इससे 11वीं और 12वीं शताब्दी के नारबंडी के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अल्फ्रेड महान ने कई मठों को इतिवृत्त लिखने का आदेश दिया था। इन्हें अब आंग्ल सेक्शन इतिहास के नाम से जाना जाता है। इनसे 11वीं शताब्दी तक के इंग्लैंड के इतिहास की व्यापक जानकारी होती है। पूर्व में लिखित विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में पहला नाम हिस्ट्री ऑफ द फ्रैंक्स का लिया जा सकता है। शार्लमन के दरबार के विद्वान लेखक आइनहार्ड ने शार्लमन की जीवनी लिखी। इस युग का संभवतः सबसे बड़ा इतिहासकार बेट था, जिसने इक्लेसिएस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल्स नामक पुस्तक लिखी। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे जाने लगे। टायर के आर्क बिशप विलियम ने प्रथम धर्म युद्ध का विशद विवरण तैयार किया। रिगार्ड ने फ्रांसीसी राजतंत्र का इतिहास लिखना शुरू किया। 13वीं शताब्दी के आरंभ में एक सैनिक ने फ्रांस के राजा लुई द्वारा इंग्लैंड पर हुए आक्रमण का वृत्त तैयार किया। लगभग इसी समय जाफरे ने चतुर्थ धर्म युद्ध का विवरण लिखा। 13वीं शताब्दी के अंत में ज्वाइनविल के जॉन हिस्ट्री ऑफ सेंट लुई नामक पुस्तक लिखी। सामान्य तौर पर कहा जा सकता है कि अधिकांश मध्यकालीन इतिहासकारों का दृष्टिकोण आलोचनात्मक रही था। तथ्यों की प्रामाणिकता के प्रति वे सजग नहीं थे। प्रत्येक लेखक किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ ऐसी रचनाएं भी थी जिनसे मध्यकालीन यूरोप के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। संतों की जीवनी को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। मध्यकालीन धार्मिक विश्वासों एवं विचारों की इनसे अच्छी जानकारी मिलती है। कृषि, राजस्व, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, आखेट तथा भ्रमण विषयक ग्रंथ भी लिखे गए। उनसे मध्यकालीन सभ्यता और संस्कृति को समझने में सुविधा होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।